Hello everyone, today my topic is boundary conditions at the interface between different media. So इस टॉपिक में मैं बाउंड्री कंडीशंस डिराइव करके बताऊंगी कि जो इंटरफेस पे जो हम अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को वो कैसे आती हैं। और मैंने जो अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस, उसमें बाउंड्री कंडीशंस को मैंने यूज़ किया था वहाँ पे डायरेक्ट। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी अच्छे से देखना, तो इसमें आपके बाउंड्री कंडीशंस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो विल स्टार्ट विद बाउंड्री कंडीशन फॉर ई। मैक्सवेल्स कर्ल इक्वेशन फॉर ई जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये इंटरफेस बनाया हुआ है, ये दो अलग अलग मीडिया हैं, ठीक है। और इनकी सेपरेशन ये दिखा रखी है, ठीक है। ये जो सेपरेशन है डेल्टा एल है, ये हमने एक लूप कंसीडर किए हुए, एक रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस, ठीक है। और जिसकी ये हमने विड्थ है डेल्टा एल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इंटरफेस पे हमने अब ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ डिराइव करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस बाउंड्री बाय द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस। सो वी विल गेट डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू माइनस double integration s curl b by curl t ds. okay, now we will use Stokes theorem. Stokes theorem क्या होती है कि सरफेस इंटीग्रल्स और लाइन इंटीग्रल के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ सरफेस इंटीग्रल है तो इसको हम लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कि अगर सपोज हमारे पास कोई इस तरह का कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई वेक्टर ई है, तो ई डॉट डी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका कर्ल डॉट डी एस, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन कर्ल ऑफ दैट फंक्शन डॉट डी एस। फिर इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। सो ये आ जाएगा ई डॉट डी एल, ठीक है। और ये जो हमने लाइन इंटीग्रल जो हम ले रहे हैं, ये लूप कौन सी ले रहे हैं, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू ये एज इट इज माइनस इंटीग्रल कर्ल बी बाय कर्ल टी डी एस, ठीक है। फिर इस ये जो लूप है पी क्यू आर एस लूप को, इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा है पी क्यू क्यू आर और आर एस और एस पी, इस तरह इसको मैंने एक्सपैंड करके इसके 4 एलिमेंट्स में लिखा, ठीक है। जो पी क्यू है, पी क्यू में ई वन ले रखा है एलिमेंट, जो वेक्टर है ई वन है, ई वन डॉट डी एल का इंटीग्रल हो रहा है। जो आर एस है, आर एस में क्या ई टू हो रहा है, ठीक है, ई टू का इंटीग्रल डॉट डी एल। क्यू आर में ई थ्री वेक्टर है, ई थ्री डॉट डी एल। और जो पी एस पी है इसमें ई फोर डॉट डी एल है, ठीक है। सो इट विल बी इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन कर्ल बी बाय कर्ल टी डॉट ds. Now if the loop is now made to shrink, तो अगर shrink की जाएगी तो ये जो डेल्टा एल है, इसकी जो विड्थ है, दिस इज नाउ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। सो इसमें क्या होगा, ये जो इसका एलिमेंट था, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये वाले दोनों एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला जो ई थ्री डॉट डी एल है, ठीक है, ये होके ज़ीरो हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो विड्थ है इसको हमने अब कह दिया कि ये लूप जो है वो श्रिंक हो रही है, श्रिंक टू अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो रही है। तो इस केस में इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये सिर्फ हमारे पास ये दो एलिमेंट्स रह गए, ठीक है। सो फिर ई थ्री ई फोर तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, इंटीग्रेशन पी क्यू ई वन डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन आर एस ई टू डॉट डी एल प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन कर्ल बी बाय कर्ल टी डॉट डी एस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वन डॉट डी एल इंटीग्रेशन प्लस ई टू डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी बाय कर्ल टी डी एस, ठीक है। अब हमें पता है जो हमने इंटरफेस लिया है, जो मीडिया लिया है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट है, हर जगह पे कांस्टेंट है। सो जो इसका जो चेंज है टाइम के साथ वो भी कांस्टेंट है, ज़ीरो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट चीज़ का क्या होता है, ज़ीरो आता है। सो ये हमारे पास जो ये फैक्टर है ये क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो ये हमारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। सो वी विल बी लेफ्ट विद इंटीग्रेशन पी क्यू ई वन डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन आर एस ई टू डॉट डी एल इज इक्वल ज़ीरो। और इसको अगर मैं देखूँ ई वन वैक्टर, इस ये तो वैल्यू कॉन्स्टेंट ही है। सो इंटीग्रेशन डी एल का जो हम ले रहे हैं लेंथ, और यहाँ पे लेंथ कौन सी है, पी क्यू है। सो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी एल का इंटीग्रेशन यहाँ पे आर एस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है, आर एस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वन डॉट पी क्यू
प्लस E2 डॉट आर एस इक्वल टू 0। और हमें ये भी पता है, फिगर में हम देख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो क्या है, माइनस ऑफ आर एस है। कैसे, देखो जो ये E1 वेक्टर है और ये जो E2 वेक्टर दोनों इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल एंड नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेगेटिव इन डायरेक्शन है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो वी कैन राइट इट एज E1 डॉट पी क्यू माइनस E2 डॉट पी क्यू, क्योंकि पी क्यू इज नेगेटिव ऑफ आर एस। ओके, देन इसको कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी E1 माइनस E2 डॉट पी क्यू इज इक्वल 0, और वी कैन राइट E1 माइनस E2 इज इक्वल 0 और E1t इज इक्वल टू E2t, वेयर E1t मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E2। ठीक है, सो इट विल बी E1 E2 जो है यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट इन मीडियम 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। सो इट मीन्स दैट कि अगर दोनों के टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम हैं, मतलब कि जो टेंजेंट आ रही है ना, जो हमने ये सरफेस के टेंजेंट ले रखे थे यहाँ पे, पैरेलल थे। ठीक है, जो पैरेलल है वो क्या है, कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, वो है कंटिन्यूस है। ओके, सो वी कैन राइट दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ E आर कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कंडीशन। Second condition is boundary condition for H. For this we will use Maxwell's curl equation for magnetic field, that is del cross H is equal to J plus curl D by curl T. Same way we will integrate it over the surface bounded by rectangular loop. Same वही loop है PQRS जो हमने पिछले फिगर में कंसिडर की थी, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया दोबारा से, सेम वही। ठीक है, so integration del cross H dot ds equal to double integration J plus curl D by curl T ds. Again we will apply Stokes law, Stokes theorem है, so it will be del cross H की जगह पे यहाँ पे इंटीग्रल H डॉट dl आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप। ठीक है, फिर ये जो क्लोज लूप है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि क्लोज लूप क्या है, ये PQRS है ना, जो हमने लूप ली है PQRS है। सो इसको PQRS को फिर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेल क्रॉस एच था ना, डेल क्रॉस एच इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से ये डाल दी थी, और ये जो टर्म है ये एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, राइट साइड वाला उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको एज इट इज़ लिख देना है। सो इट विल बी इंटीग्रल, इसको हम लिखेंगे H1 डॉट डी एल। वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए ले रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो H1 H2 इस तरह होंगे। सो इट विल बी H1 डॉट डी एल प्लस H2 डॉट डी एल इंटीग्रल, फिर H3 का इंटीग्रल, H4 का इंटीग्रल। ठीक है, सो इसमें भी वही करेंगे कि लूप इज़ नॉट मेड टू श्रिंक सो दैट डेल्टा एल अप्रोचिंग टू 0, देन वी विल हैव 0 कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस टू साइड्स। सो ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो वी विल लेफ्ट विद इंटीग्रल H1 डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल H2 डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J प्लस कर्ल D by कर्ल T डॉट डी एस। ओके, सो नाउ वी नो दैट जो कर्ल D by कर्ल T है वो क्या है, इट इज़ बाउंडेड एवरीवेयर। सो इसका भी क्या होगा, जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। सो ये वाला फैक्टर 0 है तो ये आ जाएगा J। ठीक है, सो ये आ जाएगा कि J डॉट डी एस इंटीग्रल। ओके, और इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि J डॉट एन कैप डी एस, क्यों यहाँ पे जो एन कैप है ये क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है J के। ठीक है, जो J है, जो J मीन्स करंट डेंसिटी, उस करंट डेंसिटी के जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है कि J डॉट एन कैप। ओके, सो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हो जाएगी इंटीग्रल पी क्यू H1 डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल H2 डॉट डी एल आर एस इज इक्वल टू जे एस, एंड वेयर जे जो है वो परपेंडिकुलर टू एन कैप है। ठीक है, सो इट विल बी H1 डॉट पी क्यू प्लस H2 डॉट आर एस इज इक्वल टू जे एस। ठीक है, फिर इसको हम वही पी क्यू जो है वो नेगेटिव ऑफ आर एस है, सो इसको हम लिख सकते हैं H1 डॉट पी क्यू माइनस H2 डॉट पी क्यू इज इक्वल टू जे एस। इसको फिर कॉमन ले लिया, H1 माइनस H2 डॉट पी क्यू इज इक्वल टू जे एस परपेंडिकुलर टू एन कैप, एंड वी कैन राइट इट एज H1t माइनस H2t इज इक्वल टू
JS, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि जो सरफेस के जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हैं, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट केस में था वही यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो उसके नॉर्मल वाले कंपोनेंट हैं वो तो कैंसिल हो गए क्योंकि हमने लूप को श्रिंक कर दिया, तो जो टेंजेंशियल जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वही रह रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि H1T माइनस H2T इज इक्वल टू JS। और अगर यहाँ पे अगर JS की वैल्यू 0 नहीं है तो ये रहेगा कि H1T माइनस H2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर JS की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, H1T इज इक्वल टू H2T, which means that tangential component of magnetic field intensity is continuous across the surface separation of two media unless the media has infinite conductivity, ठीक है। अगर इन्फिनिट कंडक्टिविटी होगी तो हमारे को ये नॉन ज़ीरो लिखना पड़ेगा, अगर फाइनाइट कंडक्टिविटी है देन वी कैन राइट इट एज दिस। सो ये आगे दूसरी बाउंड्री कंडीशन टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड बाउंड्री कंडीशन। थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है, इसके लिए मैक्सवेल्स डाइवर्जेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे बी के लिए, ठीक है। जो डेल डॉट बी है 0 है, ये हमें पता है मैक्सवेल की डाइवर्जेंस इक्वेशन। वी विल कंसिडर है अ सरफेस, गॉसियन सरफेस, एक पिल बॉक्स कंसिडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे और उसको सरफेसेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे लाइक दिस। जैसे कि ये हमारा ये हमने ये इंटरफेस था, इस इंटरफेस में हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है और ये S1, ठीक है, ये S2, ये S3, S4, ये अलग अलग इसके सेक्शंस हैं इसके, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे डेल डॉट बी डाइवर्जेंस ऑफ बी पे ओवर द वॉल्यूम, देन इट विल बी डेल डॉट बी इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए या सरफेस से वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल डॉट बी डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, उसी वेक्टर का, जिस वेक्टर का डेल हो रहा है उसी वेक्टर डॉट डी एस। इस तरह हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखते हैं। सो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। और ये जो बी डॉट डी एस है दिस इज कंपोज ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है। दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1, 4 सरफेसेस है ना, तो चारों का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे और सबको कंबाइन करके लिखेंगे इस तरह। S1 का लिखा, S2 का लिखा, ठीक है, S3, S4। अब यहाँ पे वही है कि जो B है वो फाइनाइट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू उसकी हर जगह पे एक जैसी, ठीक है। और B1 जो B1 B2 ये सब क्या फाइनाइट है। और जो लेंथ है पिल बॉक्स की, जो हमने इसको ये लेंथ माना हुआ है इसकी, ये जो है डेल्टा H जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमने क्या किया, इट्स सपोज टू बी 0, इसको हम 0 के अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे 0 को अप्रोच होगा तो ये जो दोनों हम सर्फेसेस है ना S3 S4, ये क्या हो जाएंगे, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी। देन ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगे, सरफेस इंटीग्रेशन S1 B1 डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन B2 डॉट डी एस प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस चीज़ को हम फिर बाद में फिर वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इसका यूनिट वेक्टर जो है इस सरफेस के पेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर n1 कैप है, इसकी जो डायरेक्शन में है n2 कैप। तो इसके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b1 डॉट n1 कैप और इसको हम लिख सकते हैं b2 डॉट n2 कैप, ठीक है। और ये जो n1 n2 क्या हैं, इनके यूनिट वेक्टर्स हैं नॉर्मल टू द सर्फेसेस S1 एंड S2, ठीक है। सो जैसे हमें पता है कि हमने इसको जो उसकी हाइट थी ना पूरे सरफेस जो हमने ले रखा था उसको हमने 0 कर दिया। तो 0 करने पे क्या हुआ है कि जो 4 हमने सरफेसेस ले रखे थे वो 4 के अब सिर्फ 2 रह गए, है ना। और वो 2 जो है सिर्फ एक अब A को अप्रोच कर गया इस तरह, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म होके ये A जैसा बन गया है, ठीक है। मतलब कहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारे पास एक कोई सरफेस आ गया है ना, यहाँ पे जो बॉडी है वो सरफेस हो गया। पहले हम एक वॉल्यूम को स्टडी कर रहे थे जिसमें उसकी हाइट थी, कुछ उसका सरफेस था। यहाँ पे सिर्फ सरफेस है जिसका एरिया A है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे S1 S2 अप्रोचिंग टू A हो गया ना, इसलिए। सो जो इक्वेशन है
ये बन जाएगी डबल इंटीग्रेशन b1 डॉट एन कैप n1 कैप प्लस b2 डॉट n2 कैप ds इक्वल टू 0, और वी कैन राइट b1 डॉट n1 कैप प्लस b2 डॉट n2 कैप इज इक्वल टू 0। सिंस हमें पता है कि जो n1 कैप है, ठीक है, n1 कैप और जो n2 कैप है दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो वी कैन राइट इट एज n1 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ n2 कैप, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, b1 डॉट n1 कैप माइनस b2 डॉट n2 कैप इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, और b1n इज इक्वल टू b2n, n here stand for normal component, ठीक है। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ b1 इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ b2। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इंटरफेस लिया था, ये इंटरफेस के यहाँ पे जो हमने ये सर्फेसेस कंसिडर किए हैं ना, ये इसके क्या हैं, ये हमने नॉर्मल वाले कंसिडर कर रहे हैं जो इंटरफेस के हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट आ गए। जो हमने सरफेस लिया है सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। सो इसलिए जो ये नॉर्मल कंपोनेंट है बी का वो कंटिन्यूस अक्रॉस द सरफेस हो गया। बाउंड्री कंडीशन डी के लिए देखेंगे, डी के लिए और इसके लिए सेम उसी तरह निकालेंगे, डाइवर्जेंस इक्वेशन लगाएंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, जो कि होती है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम बाउंड्री ऑफ द पिल बॉक्स, उसी वॉल्यूम उसी शेप का इस तरह का हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है, और उसके इंटीग्रेशन किया वॉल्यूम इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी, वे डी वी क्या है, एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को डी वी बोल दिया। फिर यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की है, डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, ठीक है, जो भी वेक्टर है उसका ही डेल हो जाता है, डाइवर्जेंस थ्योरम में यही होता है, वॉल्यूम से सरफेस में आ गए, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम डेल डॉट डी डी वी की जगह पे क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। ओके, नाउ इसको भी हम वैसे ही चार सरफेसेस में लिख देंगे, क्योंकि हमने उसको जो हमने सरफेस कंसिडर किया है वो क्या है, तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो उसके चार जो हैं सरफेसेस बन गए। एक मिनट, ये है ना, ये S1 है, S2, S3, S4, ये क्या है, ये चार सरफेसेस बन गए हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे। सो ये आ जाएगा कि D1 डॉट डी एस प्लस D2 डॉट डी एस और D3 डॉट डी एस D4 डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। नाउ डेल्टा एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो मीन्स कि ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो ये वाले हम इस दो सर्फेसेस में ये जो सर्फेसेस ले रहे हैं, ये S3 S4, इनमें ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों सर्फेसेस में, और ये वाला कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये टोटल डेल्टा एच है दिस इज़ नाउ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो हमारे पास सिर्फ ये और ये S1 और ये S1 S2 रहेगा, S3 S4 नहीं रहेगा। यहाँ पे हम जो वेक्टर है हमारा ये D1 D2 है, तो D1 D2 रहेगा, D3 D4 कैंसिल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन जाएगी सरफेस इंटीग्रल D1 डॉट डी एस प्लस सरफेस D2 डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब ये वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम से हम से एक सरफेस पे आ गए जिसकी हमने बात की थी कि एक एरिया पे आ गए, सिर्फ एक एरिया है ये, है ना। और ये एरिया का जो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वॉल्यूम के केस में, सरफेस के केस में क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सो ये वॉल्यूम जो हम ले रहे थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चेंज नाउ टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इट विल बी रो डी वी से क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन विल बी D1 डॉट N1 कैप प्लस डबल इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं D2 डॉट N2 कैप, वेयर ये N1 N2 क्या है, इनके यूनिट वेक्टर्स हैं जो इन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। सो जब ये डेल्टा एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो होगा, ये अप्रोचिंग टू A हो जाएगा। सो इसके DS की जगह पे हम A लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके। तो ये बन जाएगा D1 डॉट N1 कैप प्लस D2 डॉट N2 कैप, कॉमन A इज इक्वल टू सिग्मा A,
ठीक है। डी ए का जो इंटीग्रल है वो एरिया क्या है, ए है ना, इसलिए हमने उसको इंटीग्रेशन हटा के ए लिख दिया। सो इसकी जगह पे हम ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह बन जाएगा d1 डॉट n1 कैप प्लस d2 डॉट n2 कैप इक्वल टू सिग्मा। और हमें ये भी पता है कि जो n1 कैप है वो माइनस n2 कैप है, सो ये बन जाएगा कि d1 डॉट n1 कैप माइनस d2 डॉट n2 कैप इज इक्वल टू सिग्मा, और d1n माइनस d2n इज इक्वल टू सिग्मा, वेयर n स्टैंड फॉर नॉर्मल कंपोनेंट। एंड यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो ये डी है इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस एंड चेंजेस बाय एन अमाउंट विच इज़ इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है सिग्मा। ठीक है, सो ये बाउंड्री कंडीशन एक आई है जो कि क्या है, नॉन कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है। जो हमने उस केस में निकाली थी उसमें भी हमारे पास नॉट कंटिन्यूस आई थी, फिर हमने बोल दिया कि फाइनाइट ले लिया हमने जे को, तो इसलिए वहाँ पे भी हम नॉट कंटिन्यूस निकाल सकते हैं, ले सकते हैं उस केस में भी, बट ये जो है ये नॉट कंटिन्यूस आती है। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं दो नॉर्मल की आ गई, दो टेंडेंशियल कंपोनेंट की आ गई। तो आपको ये सिचुएशन देख के लगानी होती हैं कंडीशंस को कि कहाँ पे हमें नॉर्मल कंडीशन लगानी है, कहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन, कहाँ पे टेंडेंशियल लगेगी, कहाँ पे नॉर्मल लगेगी। ठीक है, तो ये जो चारों कंडीशंस हैं ये याद होनी चाहिए। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इन पे डायरेक्ट लिखने के लिए, और पूरी डेरिवेशन भी आ जाती है, और ये डायरेक्ट यूज़ होती हैं टॉपिक्स में। तो आपको ये इनका मतलब पता होना चाहिए कि किस चीज़ में इसको कहाँ पे कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।